एक महिला जिसकी बच्ची की उम्र महज 12 साल थी, वो अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ सर इस व्यक्ति ने रेप किया है, आप इस पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। जैसे वो पुलिस वालों को बताती है, पुलिस जो आरोपी होता है उसको बुलाती है, लेकिन उस पे जो धाराएं एफआईआर वगैरह दर्ज करनी चाहिए वो दर्ज नहीं करती। सिर्फ उस व्यक्ति को समझाती है कि आप भविष्य में ऐसा काम नहीं करें और इसी चेतावनी के साथ उसको छोड़ देती है। महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, साहब मेरी मासूम बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया है और आप इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस उस महिला को भी भेज देती है, बोलती है कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा भविष्य में, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। महिला भी परेशान हो जाती है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी और वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। वक्त बीत जाता है, लेकिन अचानक 11 दिसंबर 2024 को कुवैत में बैठा एक यूट्यूबर अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट डालता है, एक वीडियो डालता है और उससे कुवैत से लेकर इंडिया तक में पूरा हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये मिस्ट्री कहीं से कहीं तक सुलझ ही नहीं रही थी। पुलिस भी परेशान थी, लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है तो पब्लिक उसके सपोर्ट में आ जाती है। दरअसल उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया था जहां एक तरफ जो कानूनी दांव पेच वाले लोग बोलते थे कि उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोग यानी इंडिया की 80% पब्लिक जिसके पास भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना जाती है, वो उसके साथ खड़ी थी। तो क्या है ये पूरी सच्चाई, क्या है पूरा केस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ ये है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का एक जिला अमैया और वहां के अंतर्गत एक गांव का नाम होता है कोतमंगम। वहां की ये घटना है। दरअसल 11 दिसंबर 2024 ये जो घटना थी, उसके पहले हम चलते हैं जो इस घटना की शुरुआत हुई थी करीब आज से 15 साल पहले। 15 साल पहले इसी गांव में यानी कि कोतमंगम गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र उस टाइम पे लगभग 23-24 साल के आसपास रही होगी, यानी आज उस व्यक्ति की उम्र 37 साल है, वो उस गांव में रहता था और उसी दौरान वो कुवैत जाकर जॉब करने लग जाता है, वहां कुछ काम करता है, साथ ही वो अपना यूट्यूब वीडियो भी बनाता है, वहां रहता है और कुछ समय बाद वो घर वापस आता है और उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर रखी थी और यहाँ आकर उसकी शादी हो जाती है कोतमंगम गांव में। शादी का कुछ वक्त बीत गया, 2-4 महीने बीतते हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर कुवैत चला जाता है। कुवैत में अब उसकी पत्नी भी जॉब करने लग जाती है, वो जॉब कर ही रहा था और साथ में दोनों कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाने लगते हैं। अच्छी खासी अर्निंग करने लग जाते हैं और दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। वक्त बीतता जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस फैमिली में। कुछ वक्त बीतने के बाद जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ वक्त जब समय पूरा होता है तो उसने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची के जन्म होने के बाद कुछ वक्त वो छुट्टी पर थी, करीब 1 आध साल का वक्त बीतता है, लेकिन तब ऐसा लगता है उन दोनों को कि शायद हम बच्चे की परवरिश यहाँ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वर्किंग थे, बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था। तो वो बात करते हैं अपनी मायके में, जो पत्नी होती है वो अपने मायके में बात करती है और कहती है कि बच्चे को आप लोग रख लो और जो भी खर्चा होगा वो मैं देती रहूंगी, क्योंकि यहाँ संभालना मुश्किल हो रहा है। और इस तरीके से बच्ची को नाना नानी के पास भेज दिया जाता है। कुछ वक्त बीतता रहता है, बच्ची लगभग 8 से 10 साल की हो जाती है और तभी एक दिन अवस्था होती है, नाना नानी की एज होने लग जाती है और वो अपनी बेटी को फोन करके कहते हैं कि बेटा तुम इसके रहने का इंतजाम कहीं और कर दो, अब हमारी उम्र हो चुकी है, हम अब इसका और अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। वो दोनों परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करें, कुवैत में तो ला नहीं सकते थे क्योंकि दोनों वर्किंग थे, अकेली बच्ची को घर में छोड़ नहीं सकते थे। और तभी
जो औरत होती है वो अपनी बहन जिसका नाम लक्ष्मी होता है उससे बात करती है और कहती है कि मेरी बेटी को कुछ साल के लिए अपने पास रख लो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी तुम्हारे खर्चे के लिए हर महीने देती रहूंगी, तुम्हारा फाइनेंशियली काम भी करती रहूंगी और मेरी बच्ची की परवरिश भी तुम अच्छे से कर दो। साली मान जाती है, नहीं उसकी बहन जो लक्ष्मी होती है वो मान जाती है। अब ये सब कुछ चल रहा था। बच्ची की उम्र लगभग 11-12 साल के आसपास हो गई थी, लेकिन तभी एक दिन जो बच्ची होती है वो बहुत गुमसुम सी पड़ी हुई थी, ना किसी से बात कर रही थी ना कुछ कर रही थी। तो पूछती है उसकी माँ से कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है? तो पहले तो बच्ची कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब मासी उसको प्यार दुलार से पूछती है तो कहती है कि जो लक्ष्मी का ससुर होता है जो कि विकलांग भी होता है, एक दिन जब वो 12 साल की बच्ची घर में सो रही थी और घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ ससुर था लक्ष्मी का, वो बच्ची के पास जाता है और उसका रेप करता है और रेप करने के बाद उस बच्ची को इतना डराता है कि वो बच्ची कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, गुमसुम सी हो गई थी। दरअसल वो कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और ये बात वो बच्ची अपनी मौसी को बताती है, यानी लक्ष्मी को बताती है और लक्ष्मी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और लक्ष्मी को कहीं ना कहीं ससुराल का मामला था, वो ये बात अपने पति से भी छुपा लेती है। बस वो अपने पति से इतना कहती है कि अब मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती हूँ, तुम भी बात करो मैं भी बात करती हूँ, किसी तरीके से इस बच्चे को यहाँ से भेजना है इसके माँ बाप के पास, क्योंकि लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उस मासूम बच्चे के साथ उसका ससुर दोबारा से ऐसी कुछ हरकत करे, क्योंकि वो ससुराल होने की वजह से ना तो अपने ससुर को कुछ बोल पाती थी, शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और ना वो अपने पति से कह पाती है। और तभी कुवैत फोन लगाया जाता है और अपनी बहन से कहती है कि तुम अपने बेटे को लेकर जाओ, अब मैं इसे नहीं रख सकती। बहन सोचती है कि आखिर हो क्या गया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, किसी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन अचानक से लक्ष्मी ऐसा क्यों बोल रही है। पति भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि तुम यहीं रहो, काम देखो, मैं इंडिया जाती हूँ और देखती हूँ आखिर बात क्या है। मेरी बहन मेरी कहना नहीं मानेगी। वो इंडिया आती है, लेकिन लक्ष्मी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मी और उसका पति वेंकट रमन दोनों ही साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं अब तुम्हारी बच्ची को नहीं रख सकती। परेशान हो जाती हुए कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन न चाहते हुए भी वो अपनी बच्ची को साथ लेकर अपने घर जाती है, उसे प्यार दुलार करती है, पुचकारती है, मनपसंद चीजें खिलाती है, दिलाती है, घुमाती। मैंने एक माँ का जो माँ एक तो बाहर रह रही थी, कितने महीनों के बाद उसने अपनी बच्ची से मिली थी तो अपना सारा प्यार लुटाती है। और लेकिन जो बच्ची थी वो बिल्कुल गुमसुम सी थी। माँ कहती कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरे साथ, तुम्हें मासी ही अच्छी लगती, मासी के साथ रहना चाहती हो? तो बेटी उस पर भी कोई जवाब नहीं देती। लेकिन माँ समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई बात है, मेरी बच्ची इतनी उदास तो कभी नहीं रही। और वो अपने तरीके से प्यार पुचकार से उससे पूछती है और तब बच्ची जो खुलासा करती है, माँ हैरान हो जाती है और वो बच्ची वो सारी कहानी अपनी माँ को बताती है कि किस तरीके से मौसी के ससुर ने उसका रेप किया था और साथ ही धमकी दी। माँ के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाकर भी उसे इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ डांट फटकार देकर उस बुजुर्ग आरोपी को छोड़ दिया जाता है। और इस बात से माँ काफी परेशान हो जाती है और वो अपनी बच्ची को लेकर कुवैत वापस चली जाती है। कुवैत जाकर वो अपने पति से सारी बात बताती है। पति सुनकर आग बबूला हो चुका था और ऑब्वियसली बात है, कोई भी पिता ये ऐसी बात सुनेगा कि उसकी बेटी के साथ किसी ने ऐसी हैवानियत की है, वो चुप नहीं रहेगा। वो धधकती आग में जल रहा था और तभी ये सब वक्त बीतता जाता, इतने काफी समय से वो उस आग को अपने अंदर समेटे हुआ था। और तभी दिसंबर में वो इंडिया आने की टिकट करता है। टिकट कराने के बाद वो कुवैत से इंडिया आता है और जो आरोपी बुजुर्ग था वो घर में सो रहा था चारपाई पे, शायद दरवाजा खुला था या बाहर चौहट्टा था या जो भी खुला पोर्शन था, शायद उसको गेट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। वो सो रहा था, तभी वो
आता है कुवैत से और उसके पास में एक लोहे की डंडी होती है। उस डंडी से उस व्यक्ति को तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। वो वहीं दम तोड़ देता है और वो तुरंत ही वापस कुवैत चला जाता है। सुबह जब 11 दिसंबर की सुबह होती है, वो बुजुर्ग इंसान खून से लथपथ मरा हुआ खाट पर जब मिलता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कहीं से कहीं तक कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी दरअसल ये जो घटना हुई थी वो 6 से 7 दिसंबर को हुई थी, लेकिन ये 11 दिसंबर को इसलिए उजागर हुई क्योंकि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया था इंडिया आकर, जो वापस कुवैत चला गया था, उसने अपने सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो डालता है कि हाँ, मैंने इंडिया जाकर एक व्यक्ति की हत्या की है जो कि उसने 15 साल पहले मेरी बेटी के साथ रेप किया था और कानून ने मेरी बेटी की कंप्लेन तक नहीं लिखी थी और ना ही उसे कोई इंसाफ मिला था और मुझे कानून पर कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी और जब वक्त आएगा मैं अपने आप को सरेंडर भी करूंगा क्योंकि मैंने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन जब मैं चाहूंगा ये तब होगा। क्योंकि उस व्यक्ति को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर हम आउट ऑफ इंडिया रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो अगर हमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसके लिए काफी सारी कानूनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, परमिशन लेनी पड़ती है और इसमें काफी सारा वक्त भी निकल जाता है। अब जब ये घटना सबके सामने आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है ये वीडियो, तो 90% पब्लिक उस व्यक्ति के पक्ष में जाती है, उसका सपोर्ट करती है कि एक व्यक्ति 15 साल से उस आग को अपने सीने में दबा के रखा था और भी इस वजह से क्योंकि पुलिस ने, कानून ने उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाया था। लेकिन अगर इसमें गलती उस व्यक्ति की भी है जिसने मर्डर किया है, तो कानून की भी गलती है कि उसने उसी वक्त जब उस बच्ची की माँ उस बच्ची को लेकर आई थी तो कानून ने अपना पालन क्यों नहीं किया, अपने जो रूल्स थे उसका पालन क्यों नहीं किया। अब उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, वो खुद आके सरेंडर करेगा या पुलिस उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी सीख जरूर मिलेगी कि हमें अगर कानून का सहारा लेना है, हमें हर लड़ाई कानून के हिसाब से ही लड़नी चाहिए, क्योंकि भले उस व्यक्ति ने अपनी आंख को ठंडा कर लिया हो, लेकिन कल को जब वो सलाखों के पीछे होगा तो फिर उसकी पत्नी और उसकी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा। और एक तरीके से उसके पूरे परिवार की भी जिंदगी बर्बाद सी हो गई है, क्योंकि वो सलाखों के पीछे होगा और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची अकेली जिंदगी गुजर करेंगी। तो ये सही तरीका नहीं है किसी भी क्राइम के खिलाफ। लेकिन कानून को भी समझना चाहिए कि अगर आपके पास कोई बेबस लाचार कंप्लेन लेकर आता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस पर एक्शन लें। इसीलिए आपके पास आती है और इसीलिए आपका डिपार्टमेंट बनाया गया है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आप सबको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।